मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। थैंक यू फॉर लाइव होने के लिए। आ जाइए। पढ़िए मेरे बच्चे सामने। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, करना आपने। करिए जरा। देखिए मेरे बच्चों, आप आखिरी में देखिए पूछा क्या है। सवाल में आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। यानी जो चीज पूछी है वो परसेंटेज चेंज है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर परसेंटेज चेंज है तो वहां पे आपको रियल वैल्यू लेने की कतई भी जरूरत नहीं। हाँ है ना। तरीका फिर ये है कि आप ऐसे करें, दो तीन चीजें बस पकड़ के चलनी है, उतने से सवाल सोल्व हो जाना। पहली चीज तो ये कि सवाल में कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। कहता भाई एक फैक्ट्री में जितना काम होता था उससे 50% ज्यादा करना पड़ेगा। बाई व्हाट परसेंटेज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एम्प्लॉइयों की संख्या कितनी घटाई बढ़ाई जाए ताकि काम प्रीवियस टाइम में ही खत्म हो जाए और द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन प्रीवियस लेबर। कहता जी जो नया लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी पुराने वाले से 25% ज्यादा है। किससे 25% ज्यादा जी? पुराने वाले से। मेरे प्यारे बच्चों, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 1/4। यानी पुराने वाले की प्रोडक्टिविटी 4 यूनिट है तो नए वाले की एक ज्यादा, मतलब कितनी होगी? 5। यानी पुराना मजदूर एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता था तो नया मजदूर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। आप कोई भी काम मान लीजिए पुराना मजदूर एक दिन में 4 चेयर बनाता था तो नया मजदूर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देगा? 5। कोई बुराई है नहीं। तो भैया सवाल में कह रहा है कि काम 50% बढ़ जाता है। कोई भी काम मान लीजिए, मान लेते हैं एक दिन में पहले 50% यानी 100 यूनिट काम होता था। पहले एक दिन में कंपनी में या फैक्ट्री में 100 यूनिट काम होता था। अब कहता है जी काम बढ़ के 150 हो गया, क्योंकि 50% बढ़ गया तो अब नया काम कितना हो गया? 150। तो अब कंपनी में एक दिन में 150 काम करना है। तो अब सवाल में कह रहा है कि जी कंपनी में 150 यूनिट काम करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, जो 100 यूनिट काम कर रहे थे वो तो पुराने आदमी कर रहे थे, और पुराने आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते थे? 4। तो मान लेते हैं जी टोटल काम है 100 कुर्सियां बनाने का, तो एक आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहा था। तो बेटा ये बताओ कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए कि 100 कुर्सियां बना दे? और उसने कहा कि काम की जो मात्रा वो 50% बढ़ गई। काम की जो मात्रा है वो 50% बढ़ गई। अगर 50% काम की मात्रा बढ़ गई तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि 100 यूनिट काम कर रहे थे तो अब 150। यानी पहले 100 कुर्सियां बना रहे थे तो अब 150 कुर्सियां बना रहे हो। पुराना जो आदमी था वो एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था, तो 100 कुर्सियां बनाने के लिए कितने आदमी रखोगे मेरे बेटे? तो आप कहोगे जी आपको आदमी रखने होंगे जी 25। यानी 25 आदमी काम पे रखने थे पुराने। डेली वो 4 कुर्सियां बनाते
और इस तरीके से 100 कुर्सियां रोज बन जाती। हाँ है ना। अब कह रहा है जी काम हो गया 150। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, पूरे सवाल को पढ़ के कहीं ऐसा नजर आ रहा है आपको कि उसने ये लिखा हो कि भाई पुराने आदमियों को गोली मार दी, वो है ही नहीं काम पे, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, आपने पढ़ा नहीं। इसका मतलब पुराने मजदूर तो आज भी आएंगे काम पे। तो पुराने वाले जो 25 आदमी हैं वो तो 4 कुर्सियों के हिसाब से आज भी डेली 100 कुर्सियां बना के देंगे। हाँ है ना। लेकिन आपको कुर्सियां बनवानी है आज 150, तो कितनी और बनवानी है? तो आप कहेंगे सर 50 कुर्सियां और बनवानी है। अब ये 50 कुर्सियां किससे बनवाओगे? भाई पुराने वालों का तो एक दिन का कोटा इतना ही था। हाँ है ना। नए आदमियों से, नए आदमियों से, और नए आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5। तो 5 कुर्सी एक आदमी बनाता है, तो 50 कुर्सी बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 10 आदमी। यानी 10 नए आदमी अभी हमें काम पे और अपॉइंट करने होंगे। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे पहले से आदमी थे हमारे पास 25, अब कह रहा है 10 आदमी और अपॉइंट करने होंगे, तो काम की मात्रा कितना? 5 दूनी 10, 5 25, यानी 40% आदमियों की संख्या काम पे बढ़ानी होगी। कहता जी आदमियों की जो संख्या है वो 40% हमें काम पे बढ़ानी होगी। आदमियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 40% काम पे बढ़ानी होगी, ये हमारा सवाल। अब बात आती है इसे और अच्छे से कैसे समझा जाए, तो उसका तरीका है, आप यहां कुछ भी मान लीजिए अपनी मर्जी से, यहां कुछ भी मान लीजिए, फिर करिए सॉल्व, कोई भी डाटा लीजिए, सवाल होगा, लेकिन करने से होगा। अब अगर हिम्मत हार के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैसे? देखिए, आप कुछ और नहीं तो ये तो मान ही सकते थे, जो दिल करे, कि भाई नए आदमी की एफिशिएंसी 50% ना 25% बढ़ गई, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से नए आदमी हो गया 5 कुर्सी बनाने वाला। अपनी तरफ से मान लेते हैं जी 100 आदमी है हमारे पास, डे एक आदमी 4 कुर्सी बनाएगा तो कितनी कुर्सियां बन जाएंगी जी? 400 कुर्सियां बन जाएंगी। ठीक है भैया। अब कहता जी काम 50 आदमी 100 ही रहेंगे पुराने वाले, तो ये तो 4 कुर्सियों के हिसाब से आप डेली 400 ही कुर्सी बनाएंगे, जबकि काम जो है वो 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया यानी 400 का 50%, अब 200 यूनिट ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यानी अब काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे 600 काम। तो 600 में से 400 कुर्सियां बन गई तो बची कितनी? 200 कुर्सियां। तो ये 200 कुर्सियां बेटा किससे बनवाओगे? नए आदमी से। नए आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 5। तो 200 कुर्सियां बनाने में कितने आदमी लगेंगे? 40 आदमी। यानी 40 आदमियों की जरूरत होगी किस पे? 100 आदमियों पे। तो कितना परसेंट हो? ये हमारा सवाल है, तो उत्तर आया 40%। उत्तर आया मेरे बच्चे 40%। अब इस सवाल को आप करिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है।
आइए जी। देखिए यार, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। पहले पहले देखो यार, कह रहा है एक परिवार 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं इस्तेमाल करता है। 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं इस्तेमाल करता है। और 9 किलोग्राम वेट है। कहता है इसमें 350 रुपए खर्च कर देता है। यानी ये सब चीजें खरीदने में उसका खर्चा 350 रुपए आता है। बहुत सुंदर जी। और कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/5। किसका भैया? गेहूं के मूल्य का। यानी वीट का प्राइस 5 यूनिट है। कह रहा गेहूं के मूल्य का 20% है। यानी वीट का प्राइस 5 यूनिट है, तो चावल का मूल्य 1 यूनिट होगा। भाई 5 का 20% 1 यूनिट बना। यानी गेहूं की कीमत अगर 5 यूनिट है, यानी 5x है, तो चावल की कीमत होगी x। ये बात हो रही है जी प्राइस की। अगर मेरे प्यारे बच्चों अब मैं खर्चे की बात करूं, एक्सपेंसेस की बात करूं, तो आप ये कहेंगे जी 25 किलो चावल x रुपए के भाव से 25x के आए, और 9 किलो चावल 5x के भाव से 45x के आए। तो 45 और 25 हो गया 70x, और ये बराबर है 350 हो गया। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 5। अगर x की वैल्यू 5 रुपए आ गई तो इस बात का अर्थ ये बना कि भाई चावल की कीमत हो गई कितनी? 5x। तो x की वैल्यू है मेरे भाई 5, तो 5 5 25। यानी चावल की कीमत है जी 25 रुपए पर किलोग्राम। और गेहूं की कीमत थी ना, चावल की कीमत थी x, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 रुपए पर किलोग्राम। एक बार मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात को सुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्वा भाई, आप अपना मोबाइल ऑफ करके ऑन करिए, तब लाइव होगा अगर दिक्कत आ रही है तो, वरना सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सबका लाइव चल रहा है। आइए जी। अब आगे की चर्चा है, आगे लेते हैं भाई। सवाल में कह रहा है क्या? कहता है जी अब जो है प्राइस चेंज हो गए, और कहता है जी चावल की ना, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। तो न्यू प्राइस पे आते हैं जी। तो न्यू प्राइस की बात करें तो गेहूं का मूल्य था कितना पहले? 25। अब 25 का 20% यानी 1/5 कितना निकला जी? 5। यानी 5 रुपए बढ़ गया। तो 25 पहले था, 5 और बढ़ गया, कितना हो गया? 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया। यानी अब गेहूं की जो मूल्य है मेरे भाई वो है 30 रुपए पर किलोग्राम। यानी अब मेरे प्यारे बच्चों गेहूं का जो मूल्य है वो 30 रुपए पर किलोग्राम आ गया। 30 रुपए पर किलोग्राम आ गया। और सबसे आखिरी लाइन में अगर पढ़ेंगे तो कह रहा है कि चावल का मूल्य स्थिर है। द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। चावल का मूल्य स्थिर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर प्राइस ऑफ राइस कांस्टेंट है तो चावल का मूल्य था कितना? 5।
तो अभी भी क्या रखना पड़ेगा, 5 रुपए पर किलो। इतनी बात को और पढ़ो। देखो जितना पार्टिसिपेशन लोगे उतना सीखोगे, ये बात ध्यान रखना। भाई आजमगढ़ में बारिश हो रही, दिल्ली में भी बारिश हो रही है, और कल 17 तारीख की तो भयंकर बरसात दिखा रखी है। दिल्ली में ये दिखा रखा है कि थंडरस्ट्रॉम है, तूफान है कल दिल्ली में, तेज हवाएं चलेंगी। आज रात से मौसम बनना चालू हो जाएगा। आज भी पूरे दिन वर्षा है, मुखर्जी नगर इलाके में थोड़ा कम है, लेकिन वर्षा है। कल बहुत तेज बरसात है दिल्ली में, तो हर जगह बारिश है। बेसिकली ऊपर वाले ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया है, मौसम 2-2 महीने आगे बढ़ा दिए हैं। अगर आप देखो तो मौसम विभाग ने कहा था कि 29 जून को वो आ जाएगी, क्या मानसून, आई नहीं साला। 15 अगस्त तक भी बरसात नहीं आई, और अब 15 अगस्त के बाद अब तक खत्म ही नहीं होना है नाम ले रहे हैं बरसात का। अब धड़ाधड़ बरसात आ रही है, जमींदारों की, किसानों की बेचारों की फसल खराब हो रही है। बिया ला देना, क्या नाम है, अच्छा गर्म पानी, ठीक है। हाँ, आइए मेरे दोस्तों, अब क्या कह रही है, तो क्या ये रही है भैया, क्या फिर से पढ़ते हैं सवाल। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है। यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तब चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। यानी मेरे शेरों, जो आपको कमी करनी है वो कमी करनी है बेसिकली चावल की खपत में। यानी जो कमी करनी है वो करनी है चावल की खपत में, कि उसका खर्चा पूर्व के समान रहे। यानी जो नया खर्च है और जो पहले का खर्चा है दोनों ही बराबर हो। इसका मतलब यह है कि पहले भी 350 खर्च कर रहा था महीने का, आज भी 350 खर्च करेगा। अच्छा, कमी किस में करेगा खपत में, तो आप कहेंगे सर कमी करेगा वो गेहूं में। तो भैया 9 किलो गेहूं 30 रुपए के भाव से कितने के बैठे, 270 के। 9 किलो गेहूं 30 रुपए के भाव से कितने के बैठे, 270 के। भाई गेहूं की खपत तो कम कर ही नहीं रहा ना, कम किसकी कर रहा, चावल की। तो 9 किलो गेहूं 30 रुपए के भाव से, अब 30 रुपए रेट है, 270 के बैठे। अब मेरे भाई 350 है आपको पास खर्च करने के लिए, 350 रुपए आपके पास है मेरे बेटे खर्च करने के लिए। उस 350 में से आप 270 उड़ा चुके हो, किस पे, गेहूं पे। तो भैया जी बचे कितने हो, 0, 15 में से 7 गया 8, 80 रुपए बच गया बस। यानी 80 रुपए आपके पास खर्च करने के लिए बचे। अब वो 80 रुपए आपको खर्च करने, तो 80 रुपए आप किस चीज पे खर्च करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम खर्च करेंगे चावल पे। और चावल का रेट कितना है भैया, 5 रुपए। तो 5 रुपए के भाव से 80 किलो चावल कितना, 80 रुपए में कितने चावल आएंगे, 5 रुपए के भाव से 80 रुपए में चावल आएंगे 16 किलो। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि पहले चावल की खपत कितनी थी जी, 25 किलो, अब खपत कितनी होगी जी, 16 किलो। तो अब जो खपत है वो चावल में पहले से कितनी कम है, तो पहले 25 किलो यूज कर रहे थे, अब 16 किलो, तो 9 किलो की कमी आ गई। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, 9 किलो की कमी है चावल में, कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो उत्तर आएगा 36%। यानी चावल की खपत में 36% की कमी करें। एक बात और, आप ये देखिए, ये पूछा है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, प्रतिशत पूछा है। तो जब भी परसेंटेज पूछा हो तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को आप समझते हैं कि वो कंपैरिजन होता है। और अगर कंपैरिजन होता है तो जब भी आपसे कंपैरेटिव वैल्यू पूछी जाए, जैसे रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, तो वहां रियल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर दिमाग दौड़ाइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए कि सवाल को क्या ये 350 रुपए लेके करना ही जरूरी था, या बिना इसके जल्दी से 3-4-5 सेकंड में हो सकता है। तो ट्राई करो मेरे बच्चे, स्टार्ट करो, कोशिश करो, करो भाई सारे। एक भाई कह रहा है जी पानीपत में बरसात आ गई होगी भैया। मनोज कह रहे पानीपत में भी बरसात हो रही है। कृतिका कहती है KRAT के, कार्तिका है, कृतिका है सर, MP में भी बहुत पानी गिर रहा है। हाँ शिवम, ऑरेंज अलर्ट है कल का, तो सर बिल्कुल जानते हैं भाई शिवम। रजत जी 36, कल क्लास ऑफ रहेगा, नहीं सोनू कल क्लास रहेगा भैया, कहाँ ऑफ करेंगे हम।
सचिन सर एप्स में प्रॉब्लम है। नहीं बेटे, कई बार मोबाइल में प्रॉब्लम होती है, ऐप में नहीं। करिए 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 करिए, कोशिश करिए। कल विश्वकर्मा पूजा है। हाँ जी राजीव जी, कल विश्वकर्मा पूजा है। संतोष बिहार में व दरभंगा में भी हो रही होगी जी। गौरव नेपाल से, झूठे। नेपाल में गौरव नाम का तो कोई होगा ही नहीं। नवनीत सुबह से रुक ही नहीं रही है। हाँ भाई, विजेंद्र, सौरव, विकास, रूपल। बिहार में आता है बाढ़। बिहार में तो ये तो दिक्कत है यार, बाढ़ आती आती है। अभिषेक सर आपसे पढ़ने का सपना था। अरे थैंक यू भाई। सनम, दीपेश साउंड कट हो रहा है। कहाँ कट हो रहा है? तुमसे बात कर रहे हैं हम। बिजनौर, भागलपुर में भी बारिश हो रही है। शिवा बेगूसराय से हैं सर। मनीष जी, डुमराव में भी। अरे वाह प्रिंस बाबू। सर इलाहाबाद में भी हो रही है। कल का क्वेश्चन क्या कह रहे हो सर? आई एम फ्रॉम उड़ीसा। रोहतक में भी बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। संगम भाई प्रणाम। सर गाना सुना दो। आफ्ताब, कौन सा सुना है? झुमरी तलैया वाला सुना दे। सर कल से क्वेश्चन तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे। टेंशन ना लो बेटा, सब होगा। सर आपसे मुलाकात कब होगी? जब आप चाहेंगे। समस्तीपुर भाई, बिहार में तो दिक्कत है ही ना बरसात की, क्या करें। बरसात के साथ साथ बाढ़ की। आप देख लेना, दिसंबर तक ठंड नहीं आएगी इस बार बिल्कुल भी, और फिर अप्रैल तक ठंड जाएगी नहीं। सारे मौसम डेढ़ डेढ़ दो दो महीने आगे बढ़ रहे हैं। मतलब दबा के बारिश हो रही है भाई, रोज बारिश हो रही है, रोज। आइए मेरे शेरों, करते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से। देखिए यार, एक इससे पहले प्यार वाली बात बताता हूं, सीखने का प्रयास करिए। मान लो भाई, आपको आपकी मम्मी रोज 20 रुपए देती है और कहती है कि बेटा ले 20 रुपए और अपने दिन का खर्चा इस 20 रुपए से चला ले। तो आप इस 20 रुपए को दो जगह खर्च करते हैं। कहां का? पहला खर्चा करते हैं चाय पे, दूसरा खर्चा करते हैं सुट्टे पे। दो जगह 20 रुपए खर्च करते हैं, चाय पे और सुट्टे पे। मान लेते हैं आप 6 रुपए खर्च कर देते होंगे चाय पे और बाकी फिर 14 रुपए खर्च कर देते होंगे आप सुट्टे पे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई सुट्टे पे एक दोस्त और मिल गया, उसको भी पिलानी पड़ गई। तो सुट्टे पे खर्च हो गए जी 17 रुपए। तो अब बताओ चाय पे कितना खर्चा करेगा? आप कहोगे जी अगर उसको खर्च करने के लिए उसके पास 20 ही रुपए है, और मैंने कहा कि उसको 20 ही रुपए मिले हुए पूरे दिन के खर्च करने के लिए, यानी खर्चा उसका फिक्स है 20 रुपए। तो अगर एक जगह उसका खर्चा 17 रुपए हो गया तो फिर दूसरी जगह खर्चा तो घटाना होगा, बात बनेगी नहीं। तो भैया 20 में से 17 यहां खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3 रुपए। तो 3 रुपए खर्च करेगा चाय में। तो मेरे शेरों एक बात समझो ध्यान से, क्या कि अगर सुट्टे पे उसने 3 रुपए फालतू खर्च कर दिया ना, और अगर टोटल खर्चा फिक्स है, कांस्टेंट है, सेम है, तो भैया फिर दूसरे आर्टिकल पे उसको 3 की कमी करनी पड़ेगी। यानी दूसरे आर्टिकल पे 3 रुपए की कमी करनी पड़ेगी खर्च में। है ना? कैंसर हो जाएगा गुरुजी। हम थोड़े पीते हैं, हम तो उन गधों को कहते हैं जो चाय सुट्टा दोनों पीते हैं। हम तो दोनों से बचे हुए हैं। देखिए, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं, चाय वाला चाय नहीं देगा, ये तो देगा ना। है? ये तो कर लोगे। आओ अब सवाल पे आओ। कहानी ये है मेरे भाई, आपके पास एक खर्चा है 20 रुपए। सवाल की भावना से दूर मत जाना। सवाल के पास खर्चा है 20 रुपए, सवाल में खर्चा है 20 रुपए, यानी उस खर्चे को आप चेंज नहीं कर सकते। वो 20 रुपए फिक्स है, वो कांस्टेंट है। अगर आपने चाय पे इस बार 3 रुपए की जगह 7 रुपए खर्च कर दिया, 6 रुपए की जगह 7 रुपए खर्च कर दिए,
तो आप ये बताओगे फिर सुट्टे पे कितना खर्च करोगे? तो आप कहोगे जी सुट्टे पे 20 में 7 यहां हो गए तो 13 खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां पे आपने 1 रुपए खर्चा बढ़ा दिया, तो नेचुरल सी बात है, अगर खर्चा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो यहां आपको भाई 1 रुपए कम करना पड़ेगा अपने खर्चे में। हाँ है ना? ये मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैं इन शब्दों को इस तरह से ना कह के सीधा सीधा ये कह दूं कि भाई अगर खर्चा फिक्स है और एक चीज पे आपने खर्चा x रुपए बढ़ा दिया, तो आंख बंद करके कह दो दूसरी चीज पे x रुपए घटाना होगा। हाँ है ना? अगर मैं ये कह दूं कि यार इस चीज पे 5 रुपए घटा दिया है खर्चा, तो यहां 5 रुपए बढ़ा दो भाई, और कुछ है ही नहीं सवाल में। यानी अगर खर्चा फिक्स है और एक चीज पे कुछ खर्चा बढ़ाएंगे तो दूसरी पे उस हमें घटाना होगा, बस इतनी बात। तो मेरे शेरों, अगर आप ध्यान दें मेरी बात पे, तो सवाल में कहा है भैया राइस है और भैया जी व्हीट है। राइस लिए भैया 25 किलो, 25 किलो भैया जी चावल इस्तेमाल किए हैं, और गेहूं इस्तेमाल किए हैं 9 किलो। कहें कि भैया चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चावल की कीमत अगर 5 यूनिट है तो गेहूं की कीमत होगी 1 यूनिट। गेहूं की कीमत होगी 1 यूनिट। ये है मेरे बच्चे ओल्ड प्राइस। तो ये बताओ, अगर 5 यूनिट गेहूं पे खर्चा करोगे तो 9 किलो गेहूं पे कितना खर्चा हो गया? आप कहेंगे जी 45 रुपए। अगर चावल पे 1 यूनिट खर्च करोगे तो 25 किलो चावल पे कितना खर्चा हो जाएगा? 25 यूनिट। तो 25 और 45 टोटल खर्चा कितना बैठा दिए? 70 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टोटल खर्चा हो गया 70 यूनिट। हाँ है ना? टोटल खर्चा कितना हो गया जी? 70 यूनिट। यानी यहां पे भी 70 यूनिट खर्चा था, बाद में भी 70 यूनिट रहेगा। अब कह रहा है कि अगर चावल का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, तो चावल का मूल्य अभी कितना है? 5। तो 5 का 20% क्या हुआ जी? 1, यानी 1 यूनिट बढ़ा दिया। तो 1 यूनिट बढ़ा दिया तो 5 पे 1 यूनिट बढ़ के अब चावल का मूल्य क्या हो गया? 6। और कहता है प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, और चावल का मूल्य सेम है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 9 किलो चावल 6 रुपए के भाव से कितने के आएंगे? 54 के। 9 किलो चावल 6 रुपए के भाव से कितने के आएंगे? 54 के। खर्चा अभी भी उतना ही रखना है, यानी 70 यूनिट। तो 70 में से 54 अगर आपने गेहूं पे खर्च कर दिया तो बचा कितना भैया? आप कहेंगे 16 यूनिट। तो ये 16 यूनिट किस पे खर्च होगा? चावल पे। और चावल का रेट क्या है जी? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के भाव से 16 यूनिट में कितना चावल आएगा? 16 किलो। तो पहले चावल ले कितना रहे थे? 25, अब ले रहे हैं 16। तो कितने की कमी? 9 की। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? ये भी आप बहुत लेंदी करती हैं। अब समझाता हूं शॉर्ट में। एक बात बताओ, हमें ये बात समझनी है कि भैया राइस और व्हीट, चावल ले रहा है जी 25 किलो और गेहूं ले रहा है 9 किलो, और सवाल में बोल दिए भैया क्या कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, यानी ये 5 यूनिट प्राइस है, तो इसका प्राइस है 1 यूनिट। अब ध्यान से मेरी शब्दों को सुनना। अब कह रहा है कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, यानी अगर गेहूं की कीमत 5 यूनिट पर किलोग्राम थी, तो अब सवाल में कह रहा है कि नया प्राइस 20% बढ़ गया। तो 5 का 20% क्या हुआ? 1, यानी 1 यूनिट पर किलोग्राम अब रेट बढ़ गया। हाँ है ना? यानी अब उसे गेहूं पे 1 किलोग्राम के ऊपर 1 रुपए फालतू खर्च करना पड़ेगा, या 1 यूनिट फालतू खर्च करना पड़ेगा। हाँ है ना? मतलब गेहूं पे पर किलो पे 1 यूनिट ज्यादा खर्च करेगा। तो मेरे भाई 9 किलो गेहूं पे कितना खर्च फालतू कर देगा? 9 किलो। देखो फिर से समझाता हूं, इसे यूनिट न मान के रुपए मान लो ताकि थोड़ी भाषा साफ सुथरी समझ आए। 5 रुपए किलोग्राम, 1 रुपए किलोग्राम। अब कह रहा है कि जी गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो 5 का 20% यानी 1 रुपए, 1 रुपए पर किलोग्राम बढ़ गया, यानी 1 किलो गेहूं पे 1 रुपए फालतू खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 9 किलो गेहूं पे कितना रुपए फालतू खर्च करना पड़ा? 9 किलो, 9 रुपए। 9 किलो गेहूं पे 9 रुपए फालतू खर्च करना पड़ा। और टोटल खर्चा फिक्स है इसके पास, टोटल खर्चा फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो सेम है, टोटल खर्चा सेम है। तो मेरे भाई अगर गेहूं पे 9 रुपए फालतू खर्च करने लग गया, गेहूं पे 9 रुपए फालतू खर्च कर रहा है, तो सीधी सी बात है 9 रुपए की कमी करनी होगी चावल पे खर्चे में। अरे हाँ है ना?
चावल पे 9 रुपए की कमी करनी होगी खर्चे में, कि नहीं करोगे? अभी तो समझाइए बात। अगर खर्चा फिक्स है 1 रुपए पे, अगर 9 रुपए खर्च, एक आर्टिकल में 9 रुपए खर्चा बढ़ा दिया तो दूसरे पे 9 की कमी करनी पड़ेगी। तो अगर गेहूं पे अब 9 रुपए ज्यादा खर्च करोगे तो चावल पे 9 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, और चावल का रेट वही 1 रुपए, तो 1 रुपए के हिसाब से 9 रुपए में कितना किलो कम चीज आएगी? 9 किलो। यानी अब 9 किलो कम चीज परचेज करनी पड़ेगी चावल में। तो पहले चावल कितना ले रहे थे? 25, अब कितना कम लोगे? 9। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 36%। यानी उसे अब चावल में 36% की कमी करनी होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सीधा सीधा आंसर हो गया। एक बार समझे फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने को। ए वतन तेरे वास्ते जान निसार है, मेरा मन। ये करा चुका हूं भैया दोनों। एक बार इस सवाल को पढ़िए, तब तक मैं एक क्वेश्चन लगवा लेता हूं। पर ये दुनिया हजारों साल। ये भाई क्वेश्चन लगा यार, इसमें तो स्कैन हो गया, पेशेंट का नाम भी आ गया। उन्नीस 20 नंबर हो गए। उन्नीस 20, हाँ आ गए भाई। ये तो 22 पे लगाइयो। हाँ ये 22 23 लगा। 23, हाँ ठीक है, बस 2 ही लगवाना था, छोड़ दो मैं कर दूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बेहतरीन से सवाल है आपके सामने। देखिए यार, पहले पढ़िए फिर कराता हूं। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। करिए। नैना बच्चे, तेरे नैना पहुंच रहे हैं यहाँ तक, काहे परेशान हो रहे हो? नैना, हाँ भाई यही थे पीयूष जी। बेटा 7300 बुक का जो प्रिंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसा एग्जाम में पैटर्न होता सेम वही। देखिए यार, पहले कहानी समझाता हूं। देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या? इनकम, ग्रोस इनकम जिसे हम कहते हैं। एक होता है जी टैक्स, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों नेट इनकम। इसे हम बोलते हैं सकल आय, इसे आयकर बोलते हैं, यानी कर, आय पे लगने वाला कर। और ये हो गई शुद्ध आय। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं शुद्ध आय। इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे शुद्ध आय। जैसे मान लीजिए
एक आदमी की ग्रोस इनकम है 100 यूनिट, एक आदमी की ग्रोस इनकम है 100 यूनिट, और वो इस पे 20 रुपए टैक्स लग रहा है। इस पे जो टैक्स लग रहा है, मान लीजिए मेरे बच्चे 20 रुपए लग रहा है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो टैक्स दे रहा है। तो उसके घर कितने लेके जा रहा है? तो घर लेके जाएगा जी 80। अगर 100 रुपए इनकम है तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो टैक्स लगा दिया, तो अपने घर लेके गया 80 रुपए। तो जो वो घर लेके गया 80 रुपए, वही उसकी मेरे बच्चे 90 प्लस नो नेट इनकम। सर 9700 प्लस कैसा है मेरे बच्चे? 9700 प्लस जो बुक है ना, उसी को हम 7300 बोलते हैं, यानी यही वाली किताब है। इस पे 9700 से ज्यादा क्वेश्चन है, नाम बुक का 7300 के नाम से फेमस है। एसएससी मैथमेटिक्स ये वाली बुक आपको लेनी है, ले लीजिए, आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। हाँ, चर्चा ये थी कि नेट इनकम हुई 80। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकम फिक्स हो जाए, इनकम अगर फिक्स हो जाए, 100 ही यूनिट रहे, इनकम अगर चेंज ना हो, इनकम यही रहे, और मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई टैक्स जो है ना वो 20 की जगह 25 रुपए हो गया, यानी 5 रुपए टैक्स में बढ़ा दिया, तो टैक्स अब 20 की जगह 25 रुपए लग रहा है, तो नेट, भाई इनकम 100 रुपए थी, 25 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो नेट इनकम कितनी हुई? 75 रुपए। तो आप वही चीज देख रहे हो क्या, कि सर इनकम अगर दोनों जगह सेम है, तो टैक्स में आप 5 रुपए का बढ़ोतरी करोगे तो नेट इनकम 5 रुपए घट जाएगी। सर नेट इनकम 5 रुपए घट जाएगी, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए इनकम 100 है और टैक्स 20 की जगह 10 रुपए कर दो, तो 100 में से 10 टैक्स दिया तो नेट इनकम कितनी आ गई? 90 रुपए। तो टैक्स जैसे ही आपने 10 रुपए घटाया तो नेट इनकम मेरे बच्चे वैसे ही 10 रुपए बढ़ जाएगी। यानी मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जितना अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम होगा। उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज मेरे प्यारे बच्चों नेट इनकम में होगा। यानी टैक्स अगर 5 रुपए बढ़ रहा है तो नेट इनकम 5 रुपए घटेगी, अगर टैक्स 3 रुपए घटा तो नेट इनकम 3 रुपए बढ़ेगी, हाँ है ना। भाई बुक आप अपने आसपास की किसी दुकान से ले लीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए, क्या दिक्कत है? दुकान से लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहती है, ओरिजिनल मिलती है। ऑनलाइन में फिर भी 1% फ्रॉड के चांसेस होते हैं। यहां तक कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ है ना। अब अगली कहानी, मैंने ये नहीं कहा कि परसेंटेज चेंज सेम होगा ना, मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह सेम होगा। जितना अमाउंट ऑफ चेंज यहां होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज यहां होगा, हाँ है ना। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो आप ऐसे देखिएगा भैया कि यहां पे 5 रुपए टैक्स फालतू लगा है, किस पे? 20 पे। तो 5 रुपए टैक्स फालतू लगा है 20 पे, तो कितना परसेंट हो गया? 5 चौक 20, 1/4, 25% टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, हाँ है ना। और नेट इनकम 5 घटी है, कितने पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/16, 1/16 का मतलब 6 से ही 1/4%। तो आपने देखा कि नेट इनकम 6 से ही 1/4% घटी, जबकि टैक्स बढ़ा 25%। यानी इस बात से अर्थ ये निकला कि परसेंटेज वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं होती ना, परसेंटेज वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं होती। परसेंटेज वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह सेम नहीं होती, मतलब अमाउंट ऑफ चेंज सेम होगा, जितना अमाउंट ऑफ चेंज यहां होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज वहां होगा, परसेंटेज सेम नहीं होता। अब आजिए सवाल पे और करिए।
देखिए भैया जी, तो कह रहा है यदि टैक्स में 17% का इंक्रीज कर दें तो टैक्स का जो 17% वैल्यू होगी वही नेट इनकम के 3% के बराबर हो, क्योंकि नेट इनकम में 3% की जो कमी हो रही है वो इस वजह से क्योंकि टैक्स में 17% का इंक्रीज है। तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगी, मतलब जितना अमाउंट ऑफ चेंज यहां होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज यहां होगा। सोल्व करेंगे। नेट इनकम नीचे ले आएंगे, 3/17। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स अगर 3 यूनिट है तो नेट इनकम हो गई 17 यूनिट। टैक्स अगर 3 यूनिट है तो नेट इनकम हो गई 17 यूनिट। अब मैंने आपको बताया कि मेरे भाई पहले इनकम होती है, फिर आप उस इनकम पे टैक्स देते हैं, फिर आपकी नेट इनकम आती है। हाँ है ना। तो टैक्स आपका है 3 यूनिट, नेट इनकम है 17, और हम जानते हैं कि इनकम में से टैक्स घटा के नेट इनकम आती है। तो इनकम में से क्या घटाएगा? 17 है, तो आप कहेंगे जी 20 घटाए, 20 में से 3 घटाए 17। और टैक्स क्या है? 3 रुपए का टैक्स है जी। किस पे लगा हुआ टैक्स? 20 पे। तो 3 का टैक्स 20 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा जी 15%। यानी रेट ऑफ टैक्स जो होगा मेरे बच्चों 15% होगा। दैट इज योर आंसर। करिए मेरे शेरों। कह रहे यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, कहता जी टैक्स में अगर 19% का इंक्रीज कर दें तो नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम रेशियो है भाई 6/19। यानी टैक्स 6 यूनिट होगा तो नेट इनकम होगी मेरे बच्चे 19 यूनिट। हाँ है ना। तो इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। तो मेरे बच्चे इनकम टैक्स है 6 यूनिट, नेट इनकम है 19। तो इनकम क्या लूं कि 6 घटा के 19 बचे? तो 19 और 6 25 यूनिट ले लूं। तो 6 यूनिट टैक्स लगा है 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 24%। हाँ है ना। अब बढ़ते हैं दोस्त आगे। करिए जी। अब यहां से नई टाइप स्टार्ट होगी। करिए भाई।
कह रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते, यानी कमरा में कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक बिस्किट कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर हैं जी। पैंतालीस जानवर हैं भैया जी। इसमें कुछ बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते। मान लेते हैं जी x बिल्लियां तो कुत्ते हो गए 45 माइनस एक्स। अब कह रही है भैया हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है। अगर मेरे भाईजान 7 बिस्किट एक बिल्ली खा ले रही है तो कुत्ता खा रहा है जी 9 बिस्किट। तो हम कहेंगे भाई x बिल्लियां हैं, 7 बिस्किट एक बिल्ली खा रही, तो x बिल्लियां कितने खा लेंगी 7x। और एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है तो 45 माइनस एक्स कुत्ते कितना खा लेंगे 45 माइनस एक्स गुना 9। तो इतने बिस्किट कुत्तों ने खा लिए, इतने बिस्किट बिल्लियों ने खा लिए, और टोटल जो बिस्किट खाए गए जी वो है 355। भैया जी समझे? सोल्व करेंगे 7x, 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 माइनस 9x बराबर 355। 9 में से 7 गया 2x और यह है 50, तो x की वैल्यू आई 25। x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो इसका मतलब बिल्लियां कितनी हैं 25, और कुत्ते कितने 45 में से 25 के 20, यानी 20 कुत्ते हैं मेरे भाई और 25 हैं बिल्लियां। हाँ है ना? ये तो हुआ जी डिटेल। एक बार समझो फिर मैं शॉर्ट में भी समझाता हूं। अब यहां से एक मेथड सीखने जा रहे हैं हम लोग जो आगे हर जगह काम आएगा। आइए भैया जी, दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे समझिए यार कि कुल मिला के भैया 45 जानवर हैं। देखिए यार डाटा मैनिपुलेशन का खेल है। जो बिल्लियां हैं वो खा रही हैं जी 7 बिस्किट, और जो कुत्ते हैं बेटा वो खा रहे हैं 9 बिस्किट। तो हम कह रहे हैं जी कुत्ते 7 बिस्किट तो खा ही रहे हैं, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है कि शब्दों का घेलमेल होता है, यानी शब्द कितने घुमाए हुए होते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। मेरी जेब में 10 रुपए में इस बात को कई तरीके से बता सकता हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए से 90 रुपए कम है, मेरी जेब में 2 रुपए से 8 रुपए ज्यादा है। मैं बोल कैसे भी लूं लेकिन अर्थ सभी का एक आना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर अर्थ सभी का एक आना चाहिए तो इस बात को समझो कि बिल्लियां कितनी है, बिल्ली कितने खाती है 7, कुत्ते 7 खा रहे हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं। अर्थ अभी भी वही है कि 7 और 2 बिस्किट खा रहे हैं कुत्ते। हमने बात को थोड़ा घुमा लिया और कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए। तो देखो मेरे बच्चे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ते भी खा रहे हैं, यानी 7 बिस्किट तो हर एक जानवर खाने लग रहा है। 7 बिस्किट तो हर एक जानवर खाने लग रहा है मेरे शेर, 7 बिस्किट तो हर एक जानवर खा रहा है। तो 45 बिस्किट हैं और हर एक जानवर 7 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल कितने खा लेंगे 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। इस तरीके से 315 बिस्किट खाए जाएंगे। यानी अगर हर जानवर, अगर मेरे प्यारे बच्चों हर एक जानवर अगर 7 बिस्किट खाए, अगर हर एक जानवर अगर 7 बिस्किट खाए, 7 ही बिस्किट बिल्ली खाए, 7 ही बिस्किट कुत्ता खाए, तो कुल मिला के 315 बिस्किट खाए जाएंगे। खाने कितने थे 355, तो बचे कितने हैं 40। यानी अगर हर एक जानवर 7 बिस्किट खाए तो हमारे हिसाब से 315 बिस्किट खाए जाने चाहिए, लेकिन खाए गए हैं मेरे बच्चे 355, यानी कितने फालतू खाए गए 40 फालतू। तो ये 40 फालतू किसकी वजह से खाए गए? कुत्तों की वजह से, क्योंकि हर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। या हम यूं कह देते हैं कि 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो 1 कुत्ता चाहिए, तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो 1 कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो कितने कुत्ते चाहिए 20। इसका मतलब मेरे बच्चे 20 है डॉग, तो 45 में 20 कुत्ते हैं, तो बिल्लियां कितनी हुई 25। आप यहां इसको सवाल की नजर से ना देखें क्योंकि सवाल नहीं है, ये एक मेथड है जो सिखाना है, मेथड की नजर से देखें।
अनया बेटा कह रही है ऑप्शन से कर देना। मेरी बेटी ये सवाल पेपर में नहीं आने इस तरह से, समझ मेरी बात को, इस तरीके को पकड़। देखिए यार, आप चाहते थे इस डाटा को ऐसे भी मैनिपुलेट कर लेते कि भाई 45 जानवर है, हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है और कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए। तो भाई हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, हर एक बिल्ली खा रही है 7। तो जो बिल्ली है वो 9 बिस्किट तो खा ही रही है, 2 बिस्किट कम खा रही है। यानी 9 बिस्किट तो हर एक कुत्ता भी खा रहा है और 9 ही बिस्किट हर एक बिल्ली खा रही है। यानी 9 बिस्किट तो हर एक जानवर खा ही रहा है मेरे बेटे, 9 बिस्किट तो हर एक जानवर खा ही रहा है। तो 45 जानवर है, 9 बिस्किट के हिसाब से 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40। यानी इस हिसाब से तो 405 बिस्किट खाए जाने चाहिए, हमारे हिसाब से तो 405 बिस्किट खाए जाने चाहिए, जबकि खाए गए 355। यानी कितने बिस्किट कम खाए गए? 50। किस वजह से? क्योंकि जो बिल्लियां हैं, हर एक बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती है। या यूं कह सकते हैं कि 2 बिस्किट कम खिलाने तो 1 बिल्ली चाहिए, तो 2 बिस्किट कम खिलाने तो 1 बिल्ली चाहिए, तो 50 बिस्किट कम खिलाने तो कितनी बिल्लियां चाहिए जी? 25। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बिल्लियां हैं 25 और 45 में 25 बिल्लियां हैं, तो कुत्ते कितने हो गए जी? 20। तो 20 कुत्ते हो गए और 25 हो गए मेरे भाई बिल्लियां। हाँ है ना, घबराए नहीं। अब और आगे बढ़ लेते हैं, ये तो वही सवाल आ गया। करिए जी इस क्वेश्चन को। आइए मेरे बच्चे, कह रहा भैया कुछ जानवर हैं, कुल सरों की संख्या है 280। तो मेरे बेटे
हर एक जानवर का एक सर होता है, तो 280 सर हैं, 280 हेड है, मतलब टोटल 280 जानवर है। कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, कुछ कै कबूतर हैं और कुछ कै खरगोश है। हर एक कबूतर के और इस तरह से 820 पैर है, 820 लेग्स है। तो मेरे बच्चे बताओ कबूतर के कितने पैर होते हैं? आप कहेंगे सर 2। खरगोश के कितने होते हैं जी? 4। तो हम कहेंगे खरगोश के 2 तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। खरगोश के 2 पैर तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। यानी 2 पैर तो कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के भी हैं, यानी 2 पैर तो मेरे बच्चे हर एक जानवर के हैं। तो 280 जानवर है, 2 पैर के हिसाब से 560 पैर हुए, हाँ है ना। तो टोटल मेरे हिसाब से 560 पैर हो गए, जबकि हैं 820। तो कितने ज्यादा हैं? 0, 12 में 6 गया 6, 7 में 5 गया 2, यानी 260 पैर ज्यादा आ रहे हैं। तो 260 पैर ज्यादा किसकी वजह से आ रहे हैं? खरगोश की वजह से, क्योंकि हर खरगोश 2 पैर फालतू रखता है। या यूं कह सकते हैं 2 पैर एक्स्ट्रा रखने हैं तो एक खरगोश चाहिए, तो 260 पैर एक्स्ट्रा रखने हैं तो 130 खरगोश चाहिए। यानी मेरे बच्चे खरगोश अगर 130 हैं तो 280 में 130 खरगोश हुए, तो कबूतर कितने हो गए जी? 230 में से 280 में 130 गया 150। तो मेरे प्यारे बच्चों 150 हो गए कबूतर। 150 क्या हो गए जी? कबूतर। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि भाई 280 पैर ना, 280 जानवर है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, और 200, 500, 820 पैर है। अब एक बात बताइए, खरगोशों के कितने पैर हुए जी? 4। कबूतर के कितने हैं जी? 4 ना। कबूतर के 2 पैर, तो हम कहेंगे कबूतर के 4 तो हैं, 2 कम है, मतलब तो अभी भी 2 ही पैरों से आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो तो 4 पैर खरगोश के भी है, 4 पैर कबूतर के भी हैं, तो कुल मिला के 4 पैर सारे जानवरों के। तो 280 जानवरों के 4 पैर के हिसाब से 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 पैर हुए। इसका मतलब मेरे बच्चे 1120 पैर हुए इस हिसाब से। यानी हम जो तुक्का लगा रहे हैं उस हिसाब से 1120 पैर होने चाहिए, लेकिन है 820। कितने कम है जी? 300 कम है। किस वजह से है बाबू ये 300 कम? कहें कि हर कबूतर जो है उसके 2 पैर कम है, या यूं कह सकते हैं 2 पैर कम लाने हैं तो एक कबूतर चाहिए। तो 2 पैर कम लाने तो एक कबूतर चाहिए, तो 300 पैर कम लाने तो कितने कबूतर चाहिए? तो आंसर होगा 150 कबूतर। यानी 150 कबूतर होंगे। तो अगर 150 कबूतर है बेटे, तो 280 में 150 कबूतर, तो खरगोश कितने बचे? 130। तो 130 हो गए जी खरगोश। ये मेरा आंसर आ गया, उत्तर आ गया मेरे भाई। पढ़िए जी इस सवाल को। पहले से बिल्कुल ऐसा तय नहीं था, इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे कप्तानी। हाँ,
बच्चों, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है T20 से। आइए लेटेस्ट न्यूज देखिए। देखिए जी क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। मेरे मित्रों, शहर की जनसंख्या 6000 है। if males are increased by 5%, यदि जो पुरुष है वो 5% की गति से बढ़े, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 9%, और महिलाएं 9% की गति से बढ़े, तो टोटल पॉपुलेशन एक साल बाद 6500 हो जाती है। तो 6000 से 6500 होना उन्हें 500 बढ़ जाना। अब ऐसे दिमाग दौड़ाइए भैया, क्या कि मेल जो बढ़ रहे हैं वो 5% बढ़ रहे हैं, फीमेल जो बढ़ रही है वो 9%, तो फीमेल 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। मतलब वही आना चाहिए, मतलब कुछ और नहीं है। अरे भैया कैलाश, बहुत बढ़िया। आइए जी, अब एक बात बताइए, 5% मेल भी बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी जनसंख्या 5% बढ़ रही है भैया। तो 6000 का 5%, यानी कुल मिला के जनसंख्या 300 यूनिट बढ़ गई। इस हिसाब से जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 300। यानी जो हम दिमाग दौड़ा रहे हैं भैया जी, उसके हिसाब से जनसंख्या बढ़ी 300, जबकि एक्चुअल में बढ़ी है 500। यानी कितनी फालतू बढ़ी? 200। तो ये 200 फालतू कहां बढ़ गई? इसलिए क्योंकि जो फीमेल है वो 5 नहीं 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, हाँ है ना। तो जो फीमेल है वो 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तो फीमेल का जो 4% है वो 200 है। तो इसका मतलब जो फीमेल है वो कितनी आई? 2 है। फीमेल कितनी है? 5000। यानी महिलाओं की संख्या आ गई मेरे भाई 5000। तो 6 में से 5000 फीमेल है, तो मेल कितने? 1000। यानी 1000 मेल हो गए और 5000 हो गई फीमेल। समझे भैया? देखिए भैया जी, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। भैया जी, जनसंख्या रहे 6000, जो फीमेल है वो 9% बढ़ रही हैं जी, जो मेल है मेरे बच्चे वो 5% बढ़ रहे हैं। तो हम कह देंगे मेल 9% तो बढ़ ही रहे, बस 4% कम बढ़ रहे हैं, और एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, यानी 500 बढ़ जाती है, हाँ है ना। तो 9% मेरे बच्चे मेल भी बढ़ रहे हैं, 9% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो 6000 का 9%, तो यानी 540 जनसंख्या बढ़ जाएगी। कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी इस हिसाब से? 540 जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में बढ़ी 500, तो कितनी कम बढ़ी हुई है? 40। तो 40 कम किसकी वजह से? क्योंकि मील के 4% की वजह से। यानी मील का जो 4% है इसकी वजह से 40 जनसंख्या कम बढ़ी। तो 4 से काटोगे 40 यानी 10, तो मील आ जाएंगे 1000। तो मील भैया 1000, 6 में से 1000 मेल है, तो बाकी 5000 कौन हुई जी? फीमेल। करिए जी।
आइए भैया जी, सवाल में क्या है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है जी। बहुत सुंदर भैया जी। पुरुष 6% बढ़ रहे हैं भैया, मान लिए बात। महिलाएं 14% बढ़ रही हैं, ये भी लिख दिए कि पुरुष महिलाएं 6% तो बढ़ ही रही हैं, 8% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। और कह रहे हैं भैया एक साल बाद 5,540 हो जाती है, यानी 540 बढ़ जाती है। मेरे बेटे 6% पुरुष भी बढ़े, 6% महिलाएं भी बढ़े, तो 6% तो पूरी जनसंख्या बढ़ गई। तो मेरे शेरों 5,000 का 6% जानते हो ना कितना होता है? 300। यानी इस हिसाब से जनसंख्या 300 बढ़नी चाहिए। बड़े हैं 540, 240 ज्यादा। कहाँ है? कहाँ है कि 8% की वजह से। तो फीमेल का जो 8% वैल्यू है ये बेसिकली 240 है। तो 8 या 24 या आएगा 30। तो फीमेल की जो वैल्यू आई वो आई 3,000। यानी फीमेल बढ़ रही मेरे प्यारे बच्चों 3,000 से। तो 5 में से 3,000 फीमेल है, तो मेल कितना हुआ जी? 2,000। 2,000 मेल बढ़े, 3,000 फीमेल बढ़ी, आंसर आ गया। तो एट प्रेजेंट जो आंसर होगा पुरुषों का वो 2,000 होगा। ऑप्शन गलत है, कोई दो राय नहीं, सारे ही ऑप्शन गलत है। एट प्रेजेंट पुरुषों की जो जनसंख्या होगी वो 2,000 होगी। अगर इसी सवाल में वो ये पूछता कि एक साल बाद कितनी होगी, तो भैया आज है 2,000, एक साल में 6% ग्रो करेंगे, तो 2,000 का 6% 120 ग्रो कर देंगे, तो एक साल बाद हो जाएगी 2120। लेकिन भैया जी तो 3 ये भी ऑप्शन में नहीं था, 2120 भी नहीं था जो क्वेश्चन ठीक करते, तो आंसर 2,000 ही होगा मेल का। करिए भैया जी, पढ़िए जी। कहता है किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। मेरे भाइयों किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। कहता है जी पुरुष 8% और महिलाएं 5%, तो फीमेल बढ़ रही है 5%, पुरुष बढ़ रहे हैं 8%। पुरुष को लिख लेते हैं जी 5% तो बढ़ ही रहे हैं, 3% फालतू बढ़ रहे हैं। आप कम ज्यादा दोनों तरफ कर सकते हैं। और जनसंख्या 10,272 हो रही, तो 9600 से 10,272 मतलब 4 2 6 672 बढ़ गई। तो भैया जी गौर करेंगे हमारी बात पे तो आप पाएंगे क्या कि 5% फीमेल भी बढ़े, 5% मेल भी बढ़े, तो 5% तो पूरा जनसंख्या बढ़ दी है। तो 9600 का 5%, 5 30, 5 45 और 3 48, 480 जनसंख्या बढ़ी इस हिसाब से। एक्चुअल बढ़ी इतनी तो 2 9 1, यानी हमारे हिसाब से जनसंख्या 192 ज्यादा बढ़ी है। हम ले रहे हैं उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि फीमेल ना मेल जो है वो 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो मेल का जो 3% वैल्यू है वो 192 है मेरे बेटे। 3 से काटेंगे 64 आ जाएगा, तो मेल आ जाएंगे मेरे भाई 6400। यानी पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 6400 है। तो 9600 में 6400 घटाएंगे तो फीमेल आ जाएंगे जी 3200। बस ये आपका उत्तर आ गया। 3200 है महिलाएं और 6400 है जी पुरुष। सारा ऑप्शन गलत दिए, समझे भैया? क्लियर है? 3200 मेल है, नहीं 3200 फीमेल है और 6400 मेल। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल आगे मिलेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार।